नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है क्लास 4 हमारा झारखंड का जो द्वितीय पत्र होगा, झारखंड लोक सेवा आयोग के अधीन जो द्वितीय पत्र होगा, उस द्वितीय पत्र के अंतर्गत जो शासन व्यवस्थाएं हैं, जनजातीय शासन व्यवस्थाएं, उसी में से आज हम पढ़ने जा रहे हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो हमने इसके पहले भी मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ लिया है, नागवंशी शासन व्यवस्था को भी हमने पढ़ लिया है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो अभी तक जिसे हमने पढ़ा और जिस चीज़ को हमने जाना, वह चीज़ हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। और ये टॉपिक जो है ये भी उसी कड़ी में आगे बढ़ने का जो सिलसिला है उसे हम कायम रखते हैं, ताकि यह टॉपिक जो है आपको अंकदायी टॉपिक है, थोड़ा टिपिकल है, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने का, टर्म को बार बार देखेंगे ताकि आपको यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ना छूटे। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में देंगे तो मैं आपका क्वेरी का सॉल्यूशन भी कर दूंगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है मांझी परगना शासन व्यवस्था। देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था हमारी जो जनजातीय शासन व्यवस्था में है, इसी के अंतर्गत इन्होंने जो यह शासन व्यवस्था लिया है, जो ये शासन व्यवस्था जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है, इन्होंने अपनाया है। उन्हें किसी और के शासन व्यवस्था को ही इन्होंने अपने ऊपर लागू कर लिया, जो है सोरिया पहाड़िया जनजाति का। सोरिया पहाड़िया जनजाति का जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही उच्च कोटि की शासन व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि वह लोकतांत्रिक आधार पर शासन व्यवस्था को संचालित करती है। तो सोरिया पहाड़िया जो जनजाति है हमारे झारखंड में, उन जनजातियों से इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को ग्रहण की है, यानी कि उनसे एक्वायर करके इन्होंने इस शासन व्यवस्था को अपनी शासन व्यवस्था का नाम दिया है, जिसका नाम आपने देखा मांझी परगना शासन व्यवस्था। यह शासन व्यवस्था चूंकि यह सोरिया पहाड़िया जनजातियों से लिया गया है, तो लिया किसने था? तो वह लिया है संथाल जनजातियों ने, क्योंकि यह संथाल जनजातियों की ही शासन व्यवस्था है और यह शासन व्यवस्था पूरी तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे, लोकतांत्रिक कहने का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक कहने का मतलब है कि यहाँ जो पद हैं वे चुने जाते हैं, वंशानुगत पद नहीं है। सारे पद जो है वो लगभग चुने जाते हैं, इसलिए जो भी फैसले होते हैं वो लोकतांत्रिक ढंग से होते हैं। आप ध्यान देंगे, जो मांझी, हम लोग इसके पहले जो मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ी थी या नागवंशी शासन व्यवस्था, तो उन्होंने क्या किया था? वही शासन व्यवस्था में पदों को वंशानुगत किया गया था, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोकतांत्रिक ढंग से शासन व्यवस्था को चलाए जाने का प्रमाण हमें मिलता है। तो यह मुख्य रूप से संथाल जनजातियों का शासन व्यवस्था है और संथालों में यह चीज बचपन से ही सिखाया जाता है कि पंचायतों का किस प्रकार से आदर किया जाए। यहाँ कहना गलत होगा कि पंचायतों का फैसला को माना नहीं जाता है। यहाँ यह कह सकते हैं कि पंचायतों का अगर फैसला की अवहेलना की जाती है, पंचायतों के फैसले की अगर अवहेलना की जाती है, तो यहाँ पर शारीरिक और आर्थिक दोनों ही प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। इन लोगों ने यह प्रावधान रखा है कि आपको शारीरिक दंड भी मिलेगी और आर्थिक दंड भी मिलेगी। तो इस प्रकार का यहाँ पर प्रावधान है, इसलिए बचपन से ही ये लोग जागरूक हैं और अपने समाज के प्रति और अपने जो शासन व्यवस्था के प्रति समर्पण का भाव दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो दंड का जो विधान है, यह दंड का विधान दूसरे शासन व्यवस्थाओं से थोड़ा ज़्यादा ही है, इसलिए यह बहुत ही आपका उन्नत शासन व्यवस्था भी कहा जा सकता है। चलते हैं इसमें जो प्रावधान है और इसके जो पद है और पद का क्या कार्य है, जो पोस्ट है उनका क्या क्या कार्य है, इस बारे में हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला जो पद होता है वह मांझी का पद होता है। मांझी जो है यह प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत होती है और जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है उसे हम
मांझी कहते हैं। यानी कि यहाँ मैंने लिखा हूँ ग्राम पंचायत का प्रधान, यानी कि प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती है और पंचायत के प्रधान को हम मांझी कहते हैं। और जिसके पास समस्त प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों ही प्रकार के अधिकार इसके पास है। न्याय भी करने की जो ये है पावर है इनके पास है, और प्रशासनिक पावर भी इनके पास है, किस प्रकार से ढंग को। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है जो कि बहुत ही इस शासन व्यवस्था को आगे लेके जाती है। गंभीर अपराधों में, जैसे ही गंभीर अपराध की बात आ जाती है, तो आप जानते हैं गंभीर अपराध क्या, जिसको हमारा जो सीआरपीसी या आईपीसी में जो बोलते हैं संगीन जुर्म, जैसे डकैती हो गया, मर्डर हो गया आपका, या बलात्कार हो गया, या हत्या हो गया। अगर ऐसे मामले बनते हैं तो वे पंचायतों में फैसला नहीं करते, तब वह क्या करते हैं, न्यायालय के हस्तक्षेप को आगे बढ़ाते हैं और न्यायालय का हस्तक्षेप करना उचित समझते हैं और वे न्यायालय की शरण में जाते हैं। और यहाँ पर जान लें कि न्यायालय का फैसला के लिए ये लोग स्वागत करते हैं कि न्यायालय ने जो फैसला दिया वो हमारे लिए मान्य होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि मांझी को लगान वसूलने, विवाह संबंधी जैसे रिश्ते जोड़ने का, कहाँ से किस गोत्र से विवाह होता है, इस प्रकार के जो विवाह संबंधी मामले थे सारे मांझी के अंतर्गत आते हैं। और मांझी की सहायता करने के लिए एक पद है इसमें, वो है जोग मांझी। जोग मांझी जो पद है वो मांझी की सहायता करने के लिए ही होता है। तो मांझी का जो भी कार्य है वह जोग मांझी उसका कार्य में सहायता करते हैं। वह जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों को सुलझाता भी है, और जो यहाँ पर जन्म और विवाह संबंधी अगर किसी प्रकार का मतलब क्या बोलते हैं उसे कलह हो जाए तो उसका समाधान भी मांझी करते हैं। तो जोग मांझी का काम उनकी कार्यों का सहायता करना होता है। उसके बाद जो होता है भाई दोस्तों, जोग प्राणिक का आता है। जोग प्राणिक का काम क्या है, जो जोग मांझी अगर नहीं रहे तो जोग मांझी की अनुपस्थिति में जोग मांझी का सारा कार्य को करते हैं। यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार से है कि अगर एक पद नहीं रहे उस दौरान तो दूसरा उस पद पर कार्य करेंगे और उस कार्य को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाएंगे। तो इसके बाद जो आते हैं हम, एक पंचायत होती है जिसको भगदो परजा कहते हैं। भगदो परजा एक पंचायत का नाम है यहाँ पर। तो भगदो परजा में क्या होता है, झगड़ों, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर गांव में किसी प्रकार का झगड़ा होता है या कुछ कलह कचकच होता है तो उसको भगदो परजा जो है ना, झगड़ों का निपटारा करने हेतु जो गांव के बुजुर्ग वरिष्ठ लोग जो हैं जिन्हें एक्सपीरियंस है उनसे राय ली जाती है, उनसे विचार विमर्श की जो प्रक्रिया है उसे हम भगदो परजा कहते हैं। यानी कि भगदो परजा वैसी प्रक्रिया है जहां गांव के वरिष्ठ लोग अपना मत प्रकट करते हैं किसी भी मामले को सुलझाने के लिए। तो वैसी जो बैठक होती है उसको भगदो परजा कहते हैं। मांझी की अनुपस्थिति में, अब चलते हैं, मांझी की अनुपस्थिति में एक पद होता है प्राणिक या परमाणिक, जो मांझी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करता है। यहाँ जो मांझी अगर नहीं रहा पद पर तो उस दौरान जो कार्य करेंगे वो होता है प्राणिक या परमाणिक। प्राणिक या परमाणिक का पद भी कम नहीं आंकिएगा, क्योंकि मांझी जो गांव का प्रमुख होता है उसके बाद अगर वो नहीं रहे तो उनके जगह में आपका प्राणिक या परमाणिक कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। प्राणिक और परमाणिक पद जो है वह मांझी की अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए होता है। ठीक है, इसके पश्चात हम जाते हैं गुड़ेत में। गुड़ेत क्या है, गुड़ेत एक पद है जो मांझी का सचिव होता है। गुड़ेत जो है वो मांझी का सचिव होता है, यानी कि वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए इसका है। और ये क्या करता है, इसका कार्य मुख्य रूप से क्या है, इसका कार्य मुख्य रूप से गांव में जो उत्सव होगा या किसी प्रकार का कार्यक्रम होना है तो उन कार्यक्रमों की जानकारी जो है पूरे गांव में और उसके जो अधिकारी है उनके साथ सबको या पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद आता है इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है आपका गुड़ेत या गुड़ाईत का क्या है, जनगणना। हमारे देश में जनगणना जो करते हैं, सेंसस जो करते हैं, उसी आधार पर इनके यहाँ भी जनगणना होती है। इनके पास लेखा होता है
कि गांव के जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, निवास करते हैं, कौन कहाँ गए हैं, कि किस प्रकार के काम में ज्वाइन किए हैं, ये सारी जानकारी गुड़ैत के पास होती है। तो गुड़ैत का कार्य भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रह जाता है। इसके पश्चात हम जाते हैं जोग प्रमाणिक में। प्रमाणिक का बाद जो जोग प्रमाणिक, जैसे हमने बात किया था, जोग मांझी की अनुपस्थिति में सब कार्य को करता है। उसके बाद एक टर्म है परगणित। परगणित क्या होता है? देखिए हमने यहाँ जो लिखा था परगना, परगना शब्द क्या होता है पहले इसको समझेंगे। परगना शब्द होता है इस शासन व्यवस्था में जो 15 से 20 गांव मिलकर एक जो संगठन का निर्माण करते हैं, गांवों का जो समूह का निर्माण करते हैं, जिसे जैसे हम लोग अनेक गांवों को मिलाकर एक पंचायत का निर्माण करते हैं और अनेक पंचायतों को मिलाकर हम प्रखंड का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से ये लोग अनेक गांवों को यानी कि 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना का निर्माण करते हैं। और इसी परगना का जो मुख्य होता है, प्रमुख होता है, उसे हम परगणित कहते हैं। यही इसका जो होता है गांव के बीच में जो दो या दो से अधिक गांवों के बीच में अगर किसी प्रकार का मामला बनता है तो वह परगणित ही सुलझाता है। परगणित का यह कार्य है कि दो से अधिक गांवों के बीच में या दो से अधिक गांवों के बीच में अगर किसी प्रकार का मामला होता है तो उस मामलों को सुलझाने का काम परगणित को जाता है और वह इस मामले में सर्वसम्मति से फैसला लेते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले फैसला लेते हैं, सर्वसम्मति से फैसला। जैसे हमने पहले ही बताया ना कि यह सारा चीज लोकतांत्रिक ढंग से चलता है, तो यहाँ पर भी इसमें वोटिंग सिस्टम ही है कि यह फैसला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसी आधार पर कार्य होता है। एक टर्म आता है लासेर डंगाई। ये लासेर डंगाई है क्या? एक्चुअली में जो गांव में जो प्रहरी होता है उसी को लासेर डंगाई कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है, आप ध्यान रखेंगे कि यह प्रश्न पूछा गया है। लासेर डंगाई जो टर्म है वो गांव को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए इन लोगों की एक जो क्या बोलते हैं मतलब एक पूरी फौज होती है जो अगर किसी प्रकार से बाहरी आक्रमण होती है तो उससे गांव की सुरक्षा करने के लिए इस टर्म को लाया गया है। दोस्तों आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसके पश्चात मुझे और भी लिखना है, तब मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपको सुविधा हो जाए। आज सुबह सुबह की बात है, एक शिक्षक का फोन आ गया मेरे मोबाइल पर। मैंने भी बोला गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सर? अचानक से तो उन्होंने कहा यूट्यूब में इतना क्लास तुम दे रहे हो तो लोग कोचिंग सेंटर क्यों आएंगे? तो हमने भी उनसे कहा कि सर मेरी क्या गलती है, मैंने जो पढ़ा हूँ उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ और अगर मैं अपना यूट्यूब चैनल में कुछ भी करूँ इससे कोचिंग सेंटर से क्या लेना देना। और दोस्तों यकीन मानिए कि अगर सब्सक्राइबर बढ़ गया ना तो ऐसे कई कोचिंग सेंटर मुझे फ़ोन करेंगे कि आप क्लास बंद कर दो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि क्लासेस बंद नहीं होंगी। यह व्यवस्था मैं तब तक चलाऊंगा जब तक मैं हूँ, लगातार चलाएगी यह व्यवस्था, लगातार चलेगी, नॉन स्टॉप चलेगी, मेरा वादा है आपसे। आप सिर्फ एक काम करें कि सब्सक्राइबर को बढ़ाएं और आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसे शेयर करें, पूरा वीडियो को देखें और शेयर कर दें ताकि सब्सक्राइबर की संख्या बढ़े, क्योंकि इससे बढ़िया आपका क्लास किसी कोचिंग सेंटर में नहीं होती। यकीन मानिए आपको मैं बता रहा हूँ, आप कोचिंग सेंटर में जाके क्लास करके देखें, उसके बाद इस वीडियो को भी देखें तो आपको लगेगा कि इतना डिटेल में किसी कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ाई जाती है। मैंने आप लोगों के लिए कई किताबों का अध्ययन करने के बाद जो आपका मनीष रंजन जी का किताब है या आपका उड़ान पब्लिकेशन की जो किताबें हैं, उन किताबों के आधार बना के ही मैंने ये वीडियो बनाया। कहीं से भी किसी भी चीज़ को मैंने ये नहीं बोलता हूँ कि मैंने खुद से इसको डिस्कवर किया हूँ, क्योंकि जो भी बातें हैं यह बातें किसी न किसी किताब में है, तभी मैं लिख रहा हूँ और तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा मेरा हेल्प कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी मैं पूरी तरह से आ पाऊँगा ना, तब मुझे भी मज़ा आएगा और आप सभी को भी मज़ा आएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा लगा सुन के कि किसी ने मुझे यह फ़ोन करके कहा कि आप कुछ ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं, इतना फ्री में नहीं पढ़ाया जाता। आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं।
अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। मैं फ्री पढ़ाऊँगा, मैं जब तक हूँ फ्री पढ़ाऊँगा, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। कभी यह पेड मोड पे नहीं जाएगी, आपसे यह मेरा वादा है। यह अपना क्लासरूम हमेशा फ्री रहेगी, कभी पेड मोड पे मैं क्लास नहीं लूँगा। चलते हैं आगे। इस शासन व्यवस्था में एक टर्म आता है देश मांझी या मोड़े मांझी। यह कौन होता है? देश मांझी और मोड़े मांझी है कौन? यह परगनेत का सहायक होता है दोस्त, परगनेत का सहायक होता है और 5 से 8 गांवों का प्रधान होता है। यहाँ पर जो 5 से 8 गांव मिलाकर एक जो संस्था बनती है, उसी का जो प्रमुख होता है उसे देश मांझी या मोड़े मांझी कहा जाता है। जो मामला परगनेत में सुलझता नहीं है, जो मामला परगनेत में नहीं सुलझता है, वह मामला यहाँ पर आता है और ये लोग सुलझाते हैं। और परगनेत से भी उच्च स्तर का जो मामला होता है वह जाता है आपका दिसुम परगना में। दिसुम परगना में यह जो है ना, परगनेत का मामला अगर नहीं सुलझता है तब दिसुम परगना में जाता है। परंतु एक चीज ध्यान रखें कि दिसुम परगना जो टर्म है, दिसुम परगना जो टर्म है, यह सभी जगह में नहीं होते हैं। सभी मतलब ये ऐसी है व्यवस्था है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अनेक जगहों में जहाँ जहाँ आपका ये लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उन सभी को मिला के एक जो बड़ी चीज बनती है उसे दिसुम परगना कहते हैं। जैसे हम लोग शिबू सोरेन को दिसुम गुरु कहते हैं, यानी कि सबसे बड़ा, उन लोगों का समाज का सबसे बड़ा गुरु के रूप में शिबू सोरेन जी को माना जाता है। उसी प्रकार से सबसे बड़ा जो होता है वो यहाँ पर दिसुम परगना होता है। दिसुम परगना जो होता है वो परगनेत का जो मामला, परगनेत में भी जो मामला नहीं सुलझता है, देश मांझी से भी जो मामला नहीं सुलझता है, तब दिसुम परगना के पास यह मामला जानता है। ठीक है, देश मांझी जो होता है वो परगनेत का सहायक होता है, और यहाँ से जो मामला नहीं मांझी द्वारा जो मामला नहीं सुलझता था वह देश मांझी के पास आता है, और जो देश मांझी के पास नहीं सुलझता है वो परगनेत के पास जाता है, और परगनेत से जो मामला नहीं सुलझता है वह आपका दिसुम परगना के पास जाता है। यानी कि इस व्यवस्था में सबसे नीचे से टर्म अगर देखेंगे तो हम क्या होता है, पहले मांझी होता है, फिर यहाँ देश मांझी के पास जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ परगना के पास जाएगा, या परगनेत बोलिए या परगना बोलिए, परगना के पास जाएगा, फिर ये दिसुम परगना के पास जाएगा, दिसुम परगना के पास यह मामला जाएगा। इस प्रकार से ये लोग की जो व्यवस्था है पूरी तरह से हमारे यहाँ जैसे होता है पंचायती होता है, फिर प्रखंड लेवल पर होता है, फिर उसके ऊपर जिला लेवल पर होता है, उसके ऊपर राज्य लेवल पर होता है, उसके ऊपर केंद्र सरकार होती है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर भी होता है। यहाँ सबसे कठोर जो दंड है, जो सबसे कठोर दंड होता है उसको बिटलाहा कहा जाता है। बिटलाहा सबसे कठोर दंड होता है, करेला दंड सबसे हल्का दंड होता है। बिटलाहा किसको दिया जाता है? जो मान लीजिए अपने टोटम से में विवाह कर लिया, इस प्रकार की जो घटना घटती है उसमें बिटलाहा दिया जाता है। उससे क्या किया जाता है? पूर्ण बहिष्कार कर दिया जाता है उनको पूर्ण बहिष्कार किया जाता है, गांव से निकाल दिया जाता है, या तो फिर पूरा जाति में भोज देना पड़ता है उन्हें। ठीक है, और सबसे हल्का दंड करेला दंड है। इसका मेन मकसद है कि आपको दंड के प्रति जागरूक रहना है। शारीरिक दंड हो गया, जैसे कान पे पकड़ के उठक बैठक हो गया, या कुछ ऐसा कार्य दे दिया गया जो कि आपको साधारण दंड का जो रूप होता है उसी प्रकार से होता है। हमने वहाँ पर जो पढ़ा था, पूजा का जो पाहन होता था वो धार्मिक प्रधान होता है। यहाँ पर नायके होता है धार्मिक प्रधान। जो धार्मिक प्रधान होता है मांझी परगना में उसे नायके कहते हैं, और नायके गांव का धार्मिक प्रधान होता है, और धार्मिक अपराधों में फैसला भी सुनाने का अधिकार नायके को होता है। और उसी का सहयोगी होता है कुड़ाम नायके। कुड़ाम नायके जो होता है नायके का सहयोगी होता है, या कहीं उपनायके होता है, या गांव के बाहर जो देवी देवताएं हैं उनकी पूजा ये लोग करते हैं, जो कुड़ाम नायके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आपने लोबिन सेंद्रा का भी नाम हमने दिया है, तो इसको आगे अगर टर्म बढ़ाएंगे दिसुम परगना के बाद, तो जो लास्ट अदालत जो पहुंचेगा यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका लोबिर सेंद्रा है, लोबिर सेंद्रा है। इसको एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। यहाँ का फैसला आखिरी फैसला होगा।
ठीक है। और एक टर्म बता देते हैं दोस्तों कि जो बहुत बार पूछा जाता है कि यूल रूल्स जो 1856 में आया था उसमें से किस शासन व्यवस्था को जो है कानूनी मान्यता मिली है। तो यूल रूल्स के अनुसार जो 1856 का यूल रूल्स का नियम के अनुसार जो नियम बना था उसमें मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता भी मिली, क्योंकि यह शासन व्यवस्था इतना सुदृढ़ थी कि इसके लिए कानूनी मान्यता भी जरूरी थी। और कानूनी मान्यता मिली क्योंकि इनकी शासन व्यवस्था पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। प्रत्येक वर्ष के माघ शीर्ष में जो माघ शीर्ष का दिन होता है उस दिन सभी पदों का चुनाव होता है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष माघ शीर्ष का दिन में सभी पदों का चुनाव होता है। इतना तो हमारी पंचायती राज व्यवस्था में नहीं होती है। यहाँ तो 5 वर्ष में चुनाव होना रहता है, यहाँ होती है 6 वर्ष 7 वर्ष में चुनाव होती है। पिछली बार जब चुनाव हुई थी उसके बाद का चुनाव में 5 वर्ष का गैप था, लेकिन उसके पहले जो चुनाव हुई थी वहाँ कितने दिनों की गैप थी, कहीं कहीं तो चुनाव ही नहीं होती है। तो यहाँ वो नहीं है, यहाँ प्रत्येक वर्ष का जो दिन है उसी दिन के अनुसार आपका चुनाव होता है और चुनाव के बाद पदों का निर्धारण होता है और पद बंटवारा होता है, फिर से कार्य उन लोग का चालू होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह क्लास जो है मांझी परगना शासन व्यवस्था का क्लास यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद दूसरी शासन व्यवस्था पर फिर मैं आऊँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और सब्सक्राइब कर बढ़ाएं जी। मुंडा मान की शासन व्यवस्था यह छोटा है, उसके बाद ढोकलो शहर शासन व्यवस्था यह भी छोटा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इन सब में। उसके पश्चात जो अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था, टोटल आपका 7-8 क्लास है और टोटल इसमें जो नंबर हैं आपके 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 9 क्वेश्चन आ जाएंगे हमको लग रहा है, और 9 प्रश्नों का उत्तर बहुत ही मायने रखता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं।